एवरीवन। टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। मतलब हमारा जो भारत का संविधान है उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं एजुकेशन को लेके। सो इसमें हम लोग सारे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन, वी हैव टू बेसिक टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स होते हैं जो बताता है कि कंट्री कैसे काम करेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसको गवर्न कौन कर रहा है? उसका गवर्नमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है इसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बता रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने पहले बताया कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं। तो इस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स में क्या क्या लिखा गया है कि जो कंट्री है उसको गवर्नमेंट तो रूल कर रहा है, पर उस गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर्स है, कितने पावर्स है। अगर सब छूट दे दिया, गवर्नमेंट को ही सब पावर्स दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। तो इसलिए उसमें कुछ लिमिटेशंस भी रखे हुए हैं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया गया है कि एक सिटीजन को क्या क्या राइट, जैसे फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स नीचे जो है वो भी एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो मतलब फंडामेंटल राइट भी बताते हैं एक सिटीजन का। अगर हम लोग स्कूल के पर्सपेक्टिव से देखें या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल ले, तो वो दूसरा ये रहेगा कि एक स्कूल है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को कौन रन कर रहा है? वो उसका प्रिंसिपल या फिर जितने भी मेंबर्स, अगर आप देख लो टीचर्स वगैरह। तो क्या होता है कि उस जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोग को एक स्कूल डायरी मिलता है। स्कूल डायरी में जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, आप क्या करोगे तो क्या होगा, मतलब जितना भी ये सिचुएशन बेस्ड चीज़ें हैं, सब कुछ तो दिया गया होता है ना। सेट ऑफ रूल्स जो है वो भी एक तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ले रहे हैं समझने के लिए, तो वो भी एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा है वहाँ पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स है जो बताता है कि कंट्री कंट्री के पर्सपेक्टिव से कि कंट्री कैसे काम करेगा। ठीक है। दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक या मूल अधिकार, राइट्स अधिकार बोलते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे आप देख सकते हो, डेफिनेशंस भी दिया गया है, यू कैन राइट इट डाउन नोट्स में। तो फंडामेंटल राइट्स यही होता है कि जो हमारे मूल या फिर मौलिक अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है हम लोग को, सिटीजन्स को सारी राइट्स, जैसे ही इंडियन सिटीजन, एवरी इंडियन सिटीजन को दिया गया है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, दीज राइट्स यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स। मतलब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ये मौलिक अधिकार, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, वो सब मिलेगा आपको। फंडामेंटल राइट्स इन एजुकेशन, तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा हेडिंग है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एजुकेशन के लिए। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एक हेडिंग है, ऐसी और भी हेडिंग है जिसके अंदर एजुकेशनल प्रोविजंस आते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। दूसरा है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, और तीसरा है आपका DPSP इन एजुकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन एजुकेशन। उसके अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आर्टिकल्स दिया गया है। ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन एजुकेशन टुडे। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 14। देखते क्या कह रहा है ये। इट स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मतलब इसमें क्या है कि आर्टिकल 14 पूरी तरह से इक्वलिटी पे फोकस कर रहा है। ठीक है। कि कोई भी मतलब लॉ के सामने छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस लॉ के हिसाब से। तो फिर इसमें अब हम लोग को इसको कनेक्ट किसके साथ करना है? आर्टिकल 14 तो ये रहा, पर हम लोग इसको एजुकेशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है उसके साथ रिलेट करना है। सो अगर हम लोग एजुकेशन के साथ इसको देखें तो राइट टू इक्वलिटी ये इंश्योर कर रहा है कि जितना भी स्टेट मतलब कंट्री के पास पावर है वो डिस्क्रिमिनेटरी वे में यूज ना हो। जितने भी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कुछ भी ऑन बेसिस, जितनी भी ये सारे मॉरल ग्राउंड्स या डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स बनते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसे ग्राउंड्स पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, और
ये इंश्योर करेगा, आपका जो स्टेट है, कंट्री और स्टेट मतलब कभी कभी यूज साथ में हो जाते हैं, कि वो ये इंश्योर करेगा कि एजुकेशन टू ऑल, मतलब सबको एजुकेशन मिले और कोई डिस्क्रिमिनेटरी वे या कुछ ऐसा यूज ना हो, ठीक है, रूल्स ऑफ एडमिशंस में भी। मतलब ये किस पे फोकस कर रहा है, इक्वलिटी पे। अब आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, दिस आर्टिकल गारंटीज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बाय द स्टेट। इट ऑल्सो इंश्योर्स इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। अब देखो कि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है, इस पे बात कर रहा है, ठीक है, जितने भी ग्राउंड्स दिए हैं उसके हिसाब से। अब फिर से क्या है इसका एजुकेशन के साथ कनेक्शन, ये इंश्योर करेगा कि इक्वलिटी हो, किसके मतलब हिसाब से या किस बेसिस पे कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जितने भी मिल रहे हैं इंडिया में, उसके उस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब किसी भी ग्राउंड्स को लेके, जितने भी यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, उसके हिसाब से किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। अब आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, ठीक है, ये 15 का क्लॉज 4 है। इसमें क्या है, it enabled the government to make special provisions for the advancement of backward classes including scheduled castes, SCs and scheduled tribes, STs. It also ensures the reservation in educational institutes for SCs and STs. तो इसमें क्या समझना है आपको कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो क्या करेगा कि स्पेशल प्रोविजनल बना रहा है, किसके लिए, एडवांसमेंट, जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं इंक्लूडिंग SCs एंड STs, उनके एडवांसमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनेगा। और ये क्या इंश्योर करेगा, मतलब हम लोग इसमें सब एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा कि जो रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो SCs और STs के लिए हो, क्योंकि जितना भी हम लोग का डिस्पैरिटीज है, असमानता जिसको बोलते हैं, उसको समानता के उसमें लाने के लिए हम लोग ये सब रिजर्वेशंस रख रहे हैं, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 14 इक्वलिटी पे फोकस कर रहा है, 15 क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है, और 15 का क्लॉज 4 क्या कर रहा है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर SCs एंड STs, ठीक है। अब दूसरा है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 1। ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये it guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under state। तो ये हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 के अंदर आता है। ये क्या कह रहा है कि स्टेट जो है एम्प्लॉयमेंट और जितने भी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है वो सब इक्वली देगा हर किसी को, ठीक है। ये किसके लिए मतलब बात कर रहा है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, ये एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये कह रहा है। अब आर्टिकल 16 का ही क्लॉज 4 क्या कह रहा है, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में बताया गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको, सारे सिटीजन्स को, इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे जितनी भी मैटर्स है उसमें इक्वालिटी की बात की गई थी 16 क्लॉज 1 में। अब 16 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशंस इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन्स। अब क्या हो रहा है, 16 का क्लॉज 4 अब एक रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब और उनको लग रहा है गवर्नमेंट की कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग रिजर्वेशन रख सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट रिजर्वेशन रख सकता है उनके फेवर में। जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कह रहा था, इक्वलिटी की बात हो रही थी ऊपर कि सबको फेयर चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा किस मैटर्स में रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 उसी चीज़ में दूसरा एक है, साथ में समझो इसे कि इसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, इक्वलिटी तो मिलेगा मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, बट अगर कोई ऐसा है क्लास सोसाइटल, मतलब तो उसमें अगर लग रहा है उन लोगों की एजुकेटली उनको रिप्रेजेंट नहीं किया मतलब कर पा रहा, और उनको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार उनके लिए रिजर्वेशन रख सकती है, ठीक है। अब आर्टिकल 21A है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 21 क्लॉज ए ये क्या कह रहा है, इट ग्रांट्स राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 years, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि इसमें राइट टू
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बताया गया है। एज भी दिया गया है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझते हैं कि राइट टू एजुकेशन तो बोल दिया है, पर कैसे होगा ये? अगर कोई बच्चा है, उसको राइट, जो अभी फंडामेंटल राइट मिला है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो अगर वो किसी ऐसे परिवार से है कि वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हो गए, या फिर पढ़ाई के लिए उनके पास उतना खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और इस टाइप का कुछ है, तो गवर्नमेंट उसको पूर्ण रूप से सहायता करेगी। पर कैसे? डायरेक्ट प्राइवेट, अब समझते कि प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो सबसे पहले अगर कोई, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ चाइल्ड, ठीक है, उसको थोड़ा वैसे ही वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आ रहा है, तो क्या होगा कि पहले वो क्या देखेगी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फिर आते हैं लोकल अथॉरिटीज, फिर गवर्नमेंट एडेड, फिर उसके बाद अगर इन तीनों में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए क्योंकि एज 6 to 14 है, फिर उसके बाद लोकल अथॉरिटीज, फिर अगर गवर्नमेंट फंडेड या एडेड, मतलब कि कोई लैंड दे दिया हो गवर्नमेंट से, इस तरह का कोई सहायता किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा किसी इंस्टीट्यूट में। तीन मैंने क्या बोला? सरकार फुल्ली फंडेड, गवर्नमेंट फुल्ली फंडेड, ठीक है। फिर दूसरा लोकल अथॉरिटीज या फिर गवर्नमेंट एडेड, मतलब कोई गवर्नमेंट ने सहायता किया गया है किसी इंस्टीट्यूट को लेके। तो अगर इन तीनों में सीट नहीं होगा और वहाँ पे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, तब ही जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल्स में उसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी स्कूल के क्या सीट्स है या रिजर्वेशन है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को लेके ये दिया गया है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले तीन इंस्टीट्यूट हम लोग देखेंगे। एक हो गए आपके गवर्नमेंट, दूसरे हो गए आपके लोकल अथॉरिटीज, और कोई गवर्नमेंट एडेड, मतलब गवर्नमेंट का सहायता मिला हुआ कोई इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट अगर तीनों में नहीं हुआ सीट या कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तब ही जाके उसको प्राइवेट में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ऐसे सीधा ये नहीं है कि उसने प्राइवेट में मिल जाता है। पहले तीन चीज़ों में देखेंगे तब जाके, क्योंकि अगर यही हुआ, अगर तीन चीज़ पहले नहीं आएंगे, सीधा प्राइवेट जाएगा, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन जाएगा फिर? ये दिक्कत आ जाएगी ना। तो यही कहता है आर्टिकल 21A। अब आता है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 28 है वो तीन चीज़ों को लेके बात कर रहा है, ठीक है। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को समझना है किसी इंस्टीट्यूट में रिलीजन का क्या रोल है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए आप तीन डिवीजन रखो। एक इंस्टीट्यूशन को लेके बात करेंगे, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट हो गया आपका जो स्टेट मेंटेन या फिर स्टेट फंडेड होता है होली, ठीक है, स्टेट फंड से अगर वो चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। दूसरा है आपका एडेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने, जिसको सहायता किया गया है, दिया हुआ है अपना, ठीक है, थोड़ा हेल्प किया है या गवर्नमेंट ने मदद किया है उस इंस्टीट्यूट को। रन तो नहीं कर रहा स्टेट के पैसों से, पर वो क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको सहायता दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा आपका जो है रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब कोई रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन ही बना गया है उस इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तीन हो गया स्टेट फंडेड, जो होली स्टेट मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी है। दूसरा है आपका जो गवर्नमेंट की सहायता के द्वारा, मतलब कुछ सहायता किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे इंस्टीट्यूट हो गए जो मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब पैसा फंड तो नहीं दे रहा, पर क्या है कि गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा मदद किया था, गवर्नमेंट के द्वारा सहायता किया गया था। तीसरा मैंने बताया रिलीजियस ट्रस्ट पे ही चल रहा है, मतलब रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन ही बनाया गया है उसे। पहला वाला समझते हैं स्टेट मेंटेन गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस। इसमें क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें कोई भी तरह का धर्म, मतलब जो भी धर्म, कुछ भी धर्म हो, उसका प्रचार नहीं किया जाएगा, या फिर किसी धर्म के लिए मतलब फेवर में उसका कुछ बोला नहीं जाएगा, या फिर कोई रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जो स्टेट फंडेड है उसमें मतलब पूरी तरह से इसको मतलब एकदम खारिज किया गया है कि आप किसी भी धर्म को लेके आप किसी को फेवर नहीं कर सकते, या किसी मतलब इंसान या कोई स्टूडेंट को भी आप फेवर या फिर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और किसी भी धर्म का आप प्रचार नहीं करोगे, ठीक है। और फिर दूसरा मैंने बताया कि जो स्टेट फंड तो नहीं दे रहा, पर स्टेट एड दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है, सहायता मिला गया गवर्नमेंट के द्वारा, उनको गवर्नमेंट ने मान लो सस्ते में लैंड दे दिया या कुछ इस टाइप का कुछ मदद किया गया है। तो ऐसे संस्थानों में क्या होगा, मतलब इंस्टीट्यूशन जितने भी है उसमें क्या होगा कि मतलब आपको
दिया जा रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, आप रिलीजियस उसमें मतलब जैसे यहाँ पे एकदम मना किया गया था, बिल्कुल ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप रिलीजन को लेकर। इसमें थोड़ा सा लिबर्टी दिया गया है, पर उसमें क्या बोला गया है कि बिना कंसेंट के लिबर्टी दी जा रही है आपको कि आप करो, पर बिना कंसेंट के आप नहीं कर सकते। उसमें सहमति उस बच्चे की भी और उनके माता पिता जी, उसके पेरेंटल कंसेंट भी माना गया है, ठीक है। टेक मतलब किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को वो बिना कंसेंट के आप, बिना सहमति के आप उनको ढकेल नहीं सकते किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेके, ठीक है। तीसरा मैंने जो बताया वो थे क्या थे कि जो रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन ही बना गया है, तो उसमें अगर मतलब उसमें भी मतलब पूर्ण रूप से उनको बोला है कि आप करो, पर अगर उस किसी रिलीजियस ट्रस्ट में कोई दूसरा रिलीजन का बंदा है या कोई बच्चा है, तो आप क्या नहीं करोगे, उसको मतलब जबरदस्ती नहीं, मतलब अनविलिंगली अगर वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, अगर हाँ आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी और रिलीजियस आइडियोलॉजी उस बच्चों, उस उन बच्चों पे जो उस धर्म के नहीं है, ठीक है। मतलब कोई एक रिलीजियस ट्रस्ट है समझ लो, उसमें उस रिलीजन छोड़ के भी दूसरी रिलीजन के बच्चे हैं अगर, तो आप उन पे कोई भी दबाव नहीं डाल सकते किसी भी चीज़ में पार्ट लेने के लिए। अगर प्रेयर भी हो रहा है आप लोगों का, तो वो बच्चा रहेगा वहाँ पे, पर आप उस पे आप अपना विचारधारा उस पे नहीं थोप सकते, वो रहेगा वहाँ पे, पर वो वहाँ पे फुल्ली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि ये ना मतलब जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस है उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए या प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब जिसमें भी आप इसमें एससी और एसटीज भी आते हैं और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब उनको क्या कि सामाजिक अन्याय ना हो उनको, तो उससे बचाने के लिए जितना भी सामाजिक अन्याय अन्याय होता है उनके साथ, उसको बचाने के लिए उन लोगों को उससे आप उनके इस इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को आप मतलब पूर्ण रूप से आप सहयोग करोगे, गवर्नमेंट ये कह रहा है आर्टिकल 46 में। इसमें द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केस एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो मतलब इसमें यही किया, मतलब एससी और एसटीज या जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है उनके आप इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को आप प्रमोट करोगे और मतलब सोशल जस्टिस दोगे आप उनको, इसमें यही कहा।